डॉक्टर सम्यक, आपको भी बहुत साल हो गए हैं ट्रीटमेंट करते हुए सोराइसिस का, और आपने भी हज़ारों पेशेंट्स को ट्रीट किया है। तो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं उनकी सीवियरिटी को आप कैसे डिफाइन करते हैं? कौन सा पेशेंट माइल्ड, कैसे डिफाइन करते हैं सीवियरिटी को? हाय एवरीवन, वेलकम टू काया क्लब ग्लोबल। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन। आज हम आपके लिए एक और पॉडकास्ट लेके आए हैं सोराइसिस के ऊपर। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि आखिर सोराइसिस कितना गंभीर हो सकता है, सोराइसिस कैसे शुरू होता है, क्या इसके कुछ स्टेजेस होते हैं, क्या ये किसी को भी हो सकता है या कुछ स्पेशल ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जो पेशेंट का सोराइसिस को बढ़ा देते हैं, ये कौन से बॉडी पार्ट से शुरू होता है। तो बहुत सारी और भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हम इस पॉडकास्ट में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और पॉडकास्ट के एंड में मैं आपके साथ एक पेशेंट की जर्नी भी शेयर करूंगा। तो मेक श्योर कि आप इस पॉडकास्ट को एंड तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले हफ्तों में और भी ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट हम रिलीज करने वाले हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे गेस्ट को इस पॉडकास्ट पे, डॉक्टर शैलेंद्र धवन को। डॉक्टर धवन, कैसे हैं आप? फाइन, नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र धवन, मैं इंचार्ज काया क्लब ग्लोबल हॉस्पिटल फरीदाबाद। और काया क्लब ग्लोबल हॉस्पिटल दिल्ली एनसीआर में स्थित हॉस्पिटल है, जहाँ पर जो आसपास के लोग हैं वो आकर अपनी मेडिसिन सोराइसिस और विटिलाइगो की कलेक्ट करते हैं और मिलने आते हैं डॉक्टर्स को। और जो लोग दूर रहते हैं वो ऑनलाइन अपनी मेडिसिन यहाँ से मंगवाते हैं, वो अपने प्रोफाइल्स भेजते हैं, हमारे डॉक्टर्स यहाँ रिव्यू करते हैं और मेडिसिन उनको ऑनलाइन भेजी जाती है। पिछले 30 सालों में 2 लाख से ज़्यादा सोराइसिस और विटिलाइगो के पेशेंट को हम कंसल्टेशन दे चुके हैं। और एक अचीवमेंट मैं आपको आज काया क्लब ग्लोबल की बताना चाहूँगा कि काया क्लब ग्लोबल पर पिछले 30 सालों में हमने सोराइसिस की ट्रीटमेंट को एक साइंस बना दिया है। अब ये उतना मुश्किल ट्रीटमेंट नहीं रह गया जितना पहले कुछ साल पहले लोग काढ़ा पिया करते थे, चूरन खाया करते थे। अब एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हर्ब्स को हमने रिफाइन कर लिया है, जिसको कि पेशेंट अपने घर के कंफर्ट में भी मंगवा सकता है। आप अपनी पैचेस की फ़ोटोग्राफ हमारे को भेजें, हमारे डॉक्टर्स उसको रिव्यू करके आपको मेडिसिन ऑनलाइन भी भिजवा सकते हैं। इट इज़ नाउ ए वेरी सिंपल प्रोसेस। चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा डॉक्टर साहब से कि नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन और सोराइसिस की स्किन को कैसे डिफरेंशिएट करे एक पेशेंट? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं जी, तो पेशेंट जनरली कैसे आते हैं, सोराइसिस अगर स्कैल्प पे शुरू होता है तो उसको वो डैंड्रफ समझते हैं, लेकिन वो सोराइसिस होता है। तो डिफरेंशिएट मैं आपके व्यूअर्स को आज बताना चाहूँगा कि फ़र्क क्या है, कि क्या वो सोराइसिस है कि क्या वो डैंड्रफ है। अगर सोराइसिस के ऊपर से नमक की तरह के बारीक बारीक जो पार्टिकल्स हैं स्कैल्प के ऊपर से डैंड्रफ से गिर रहे हैं, तो दैट इज ए डैंड्रफ कंडीशन। नमक जैसे अगर छोटे छोटे पार्टिकल हैं तो वो डैंड्रफ है। लेकिन अगर आपके स्कैल्प के ऊपर पपड़ी है जो थोड़ी चौड़ी है और जिसको आपको उखाड़ना पड़ रहा है, तो वो डेफिनेटली सोराइसिस की अर्ली स्टेज है। तो ये एक डिफरेंशिएट हो गया जी। दूसरा क्या होता है कि नॉर्मल स्किन में अगर आपके ऊपर हल्की सी ड्राइनेस है, कोई इशू नहीं है, सर्दियों में नॉर्मल ड्राइनेस आ जाती है, लोग कोकोनट ऑयल लगाते हैं, वो रिकवर कर जाते हैं। बट अगर आपके वहाँ पर ड्राई स्किन के ऊपर, खास तौर पे एल्बो और नी के ऊपर, अगर वहाँ पर भी पपड़ी उतरने लायक बनी हुई है, और इसको आयुर्वेद में सिद्धम कुष्ठ बोलते हैं। सिद्धम कुष्ठ क्या होता है? जब आदमी की चमड़ी मछली के समान होने लग जाए, उसको सिद्धम कुष्ठ बोला जाता है। और आप देखें कि अगर आपकी जो स्केल्स हैं, आप उसके ऊपर नोट करें, अगर वो स्केल्स सिल्वरी हैं, चमकदार हैं, मछली की तरह की हैं, और वो उखाड़ने से उखड़ सकती हैं, और वो कोहनी और घुटने पे स्टार्ट हो रहा है, तो काफ़ी चांसेस है कि ये सोराइसिस की तरफ आपका डिजीज जा रहा है। ये नॉर्मल जो ड्राइनेस है, ये नॉर्मल ड्राइनेस ऑफ स्किन नहीं है। और एक पॉइंट मैं यहाँ और ऐड करना चाहूँगा जी। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब मैं ना सब्जी का काम करती हूँ, सब्जी काटती हूँ ना, यहाँ हाथ पे कट लग जाता है मेरे। तो हम उनको, वो आते हैं हमारे पास, तो हम उनको एग्जामिन करते हैं। अगर तो आपके सिर्फ हाथ की उंगली पे कट लग रहा है, सिंपल 1-2 बड़ी उंगलियों पे लग रहा है, तो कोई बात नहीं, इतना इशू नहीं। लेकिन अगर हाथ की उंगली पे भी कट लग रहा है और कट एड़ी पे भी जा रहा है, दैट इंडिकेट कि ये अर्ली साइन ऑफ सोराइसिस है। हमें सोराइसिस का ट्रीटमेंट शुरू करना है, सिर्फ उसी को स्टीरॉयडल ट्यूब लगा के उसको स्ट्रेच नहीं करना है। तो हम अपने सारे पेशेंट्स को यही कहना चाहते हैं कि आप हमारे क्लिनिक पे डॉक्टर्स को अपनी फोटोग्राफ भेजें, हम आपको एग्जैक्ट बता सकते हैं कि क्या ये नॉर्मल स्किन की डिजीज़ है, कोई सीरियस होने की ज़रूरत है कि नहीं, या हमें सीरियस होना है।
आई थिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन मिल रही है, वो ये कि ये दुनिया का पहला ऐसा पॉडकास्ट है जहाँ पे कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और एक मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर मिल के आपको बता रहे हैं कि आखिर एक डिजीज़ के बारे में, उसके सिम्टम क्या हो सकते हैं, उसके कॉज क्या हो सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। तो जो आपने ये बोला कि जैसे आपने एक आयुर्वेद, एक संस्कृत का वर्ड आपने यूज़ किया और उसको आई थिंक मॉडर्न मेडिसिन में हम लोग हमारे मॉडर्न टेक्स्ट बुक्स में इसे कहते हैं फिश लाइक अपीयरेंस, फिश लाइक स्केल्स का आना, और सिल्वरी कलर के जो प्लाक बनते हैं, पपड़ी बनती है और वो पपड़ी उखड़ती है, वही एग्जैक्टली हमारे 3000 साल पुराने ग्रंथों में भी वो बात लिखी गई है। तो ये एक बहुत ही आई थिंक अमेजिंग हम टाइम में रह रहे हैं जहाँ पे कि आयुर्वेद की जो 3000 साल पुरानी हमारी साइंस है हमारे देश की, उसको आज की डेट में मॉडर्न मेडिसिन वैलिडेट कर पा रहा है अपनी फाइंडिंग्स में से। डेफिनेटली डॉक्टर सम्यक, आपको भी बहुत साल हो गए हैं ट्रीटमेंट करते हुए सोराइसिस का, और आपने भी हजारों पेशेंट्स को ट्रीट किया है। तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं उनकी सीवियरिटी को आप कैसे डिफाइन करते हैं? कौन सा पेशेंट माइल्ड, कैसे डिफाइन करते हैं सीवियरिटी को? अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेशेंट को पता होना चाहिए कि उसका सोराइसिस माइल्ड है, या हम काया क्लब ग्लोबल पे इसको एक्चुअली 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं कि माइल्ड सोराइसिस है, या मॉडरेट सोराइसिस है, या सिवियर सोराइसिस है। तो माइल्ड सोराइसिस वो लोग हैं जिनका मान लो जैसे आपने बताया स्कैल्प से अभी शुरू ही हुआ है, पपड़ी उखड़नी शुरू ही हुई है और सर्दियों में आता है, गर्मियों में ठीक हो जाता है, या उनकी एल्बोज पे या जो भी स्किन फोल्ड्स हैं, नीज पे उनका सोराइसिस की पपड़ी बननी अभी गर्मियों में शुरू हुई है, सर्दियों में शुरू हुई है और गर्मियों में वो ठीक हो जाती है। ये 2-3 साल तो ये चलता है ऐसे, वैक्सिंग वेदिंग जो नोटोरियस फीचर है सोराइसिस का, आना जाना चलता रहता है। ये तो हो गया आपका माइल्ड डिजीज। तो माइल्ड डिजीज में सोराइसिस जो है वो सिर्फ डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस, मैनिफेस्टेशंस तक ही लिमिटेड रहती है, यानी कि वो स्किन तक ही रहती है, चमड़ी तक ही रहती है, अभी कहीं और वो गई नहीं आगे। लेकिन उसके नेक्स्ट स्टेज जो है वो है मॉडरेट सोराइसिस, जैसे आपने बताया कि पेशेंट अगर केयरलेस रहता है या वो सिम्टम्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है टाइम पे और वो ट्रीटमेंट लेने में डिले करता है, या वो गलत डॉक्टर के पास चले जाता है, या उसका डायग्नोसिस ठीक से नहीं बन पाता है, मान लो कि वो सोराइसिस है, वो डैंड्रफ समझ रहा है, तो जो ऐसे पेशेंट ट्रीटमेंट डिले कर देते हैं तो आता है स्टेज नंबर 2 जो है कि आपका मॉडरेट सोराइसिस। तो मॉडरेट सोराइसिस में क्या हो रहा है कि बीमारी अब स्किन से आगे जाके एडवांस होकर अब नेल में जा चुकी है। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो को पॉज करें और आप नोटिस करें कि आपकी नेल्स कैसे हैं, अगर तो आपके नाखूनों में गड्ढे पड़ रहे हैं, जिसको कि हम पिटिंग ऑफ द नेल्स कहते हैं, या नाखून आपके उखड़ रहे हैं, तो इसका मतलब कि सोराइसिस की जो डिजीज़ है अब आपके सेकंड स्टेज तक जा चुकी है। और ज़रूरी नहीं है कि डिजीज़ का नेल में जाना ही मॉडरेट बनाता है उसको। जो प्लाक सोराइसिस या जो बॉडी पे सोराइसिस थे माइल्ड कंडीशन में, वो जब बढ़ जाते हैं या वो ज़्यादा बॉडी एरिया कवर कर लेते हैं, उस केस में भी हम उसको मॉडरेट के क्लासिफिकेशन में डालेंगे। इसके बाद आपका आता है सिवियर सोराइसिस, जिसे हम कहते हैं। तो सिवियर सोराइसिस में क्या हो रहा है कि अगेन बिकॉज ऑफ द केयरलेसनेस ऑफ द पेशेंट कह लो आप, या लैक ऑफ अवेयरनेस कह लो आप, या लैक ऑफ प्रॉपर डायग्नोसिस कह लो आप, बीमारी जो है अब नेल से आगे जाके वो जॉइंट्स में चली गई है। तो सोराइसिस में क्या होता है, इसको हम मॉडर्न मेडिसिन में ओलिगो आर्टिकुलर डिजीज कहते हैं। ओलिगो आर्टिकुलर मतलब क्या है कि इसमें एक बड़ा जॉइंट और बाकी 2 या उससे ज़्यादा छोटे जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि एक बड़ा जॉइंट कौन सा मिलता है पेशेंट्स में, पीठ में कंप्लेन करते हैं, उनकी बैक पेन बहुत होती है, सुबह जब वो उठते हैं तो मॉर्निंग में उनको 30 मिनट तक स्टिफनेस रहती है, जो कि कुछ एक्टिविटी करने के बाद वो धीरे धीरे स्टिफनेस कम होती चली जाती है। ये उनका सिम्टम रहता है। आपने ये लाइन बोला, ये बिल्कुल जो पेशेंट क्लिनिक पे हमने इतने सालों से देखा है जी, सारे पेशेंट आके यही बोलते हैं कि डॉक्टर साहब शुरुआत में आधा घंटा सुबह के वक्त हाथ टाइट रहते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब तुम एक बड़ा जॉइंट पीठ का हो गया और उंगलियों के जो जॉइंट्स हो गए, इसमें इन्वॉल्वमेंट आती है। तो इसमें पेशेंट के सिम्टम्स क्या होते हैं कि उनको रोजमर्रा के जीवन में काम करने में इशू आता है, अगर कोई हाउसवाइफ है तो उनको खाना बनाने में इशू आते हैं, या कपड़े के बटन बंद करने में प्रॉब्लम आती है, कंघी, जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे कि हाथ छोटी उंगली इन्वॉल्व हो रही है, उनको वहाँ बहुत पेन रहता है, उनकी रेडनेस रहती है, स्वेलिंग रहती है, इन्फ्लेमेशन रहती है जॉइंट्स में। आई थिंक एक और इसमें जो बात इंपॉर्टेंट है कि जो स्किन के कुछ टाइप होते हैं सोराइसिस, जैसे हम कहते हैं पस्टुलर सोराइसिस, और एक आपके होते हैं एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस। तो पस्टुलर सोराइसिस में क्या होता है कि छोटे छोटे बहुत सारे पूरे शरीर पे पस वाले पस्ट्यूल्स मिलते हैं, वो कभी रप्चर नहीं करते हैं, और उस कंडीशन में हमें एंटीबायोटिक भी देना पड़ता है पेशेंट को। सोराइसिस के ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें उसमें एंटीबायोटिक्स भी शुरू करने पड़ते हैं। और एक होता है आपका एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस। एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस में क्या होता है कि जो प्लाक्स हैं, जो पैचेस हैं पूरे स्किन पे, वो एक तो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करते हैं, बहुत लाल होते हैं और उसमें पपड़ी नहीं झड़ती।
और उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सीवियर होता है। तो जो आप ये कह रहे हैं, ऐसे जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जी, ये पेशेंट जो आपने बताया रेड पूरे रेड बॉडी वाले पेशेंट्स आते हैं और पेशेंट आगे कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ आग निकल रही है और बहुत सीवियर इचिंग होती है। तो उनका ट्रीटमेंट बहुत केयरफुली करना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट बिल्कुल वो सब कहते हैं डॉक्टर साहब ऑफिस तो जाना बंद हो चुका है, और आप बहुत हम अग्रेसिव ट्रीटमेंट ऐसे पेशेंट को भी देते हैं जो आप ये गाइड कर रहे हैं एपिथेलोडर्मिक वाले केसेस में। तो सीवियर सोराइसिस में हमारे होते हैं एपिथेलोडर्मिक सोराइसिस, पस्टुलर सोराइसिस और जहाँ पे आपकी जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट। तो ये जो आपका क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा कि पेशेंट को कैसे चलेगा पता कि वो कौन सी स्टेज में बैठा हुआ है इस समय, तो ये बॉडी ही सिम्टम बता रही है, बॉडी ही इंडिकेशन दे रही है कि वो कौन से स्टेज में इस समय बैठा हुआ है। तो डॉक्टर धवन आप बताइए कि क्या इसका कुछ ट्रीटमेंट भी है? अगर पेशेंट को पता तो चल गया, मैंने आपको बताया, जैसे मैंने व्यूअर्स को भी बताया यहाँ पे कि डिफरेंट स्टेजेस होते हैं सोराइसिस के, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अब पेशेंट को अभी इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब क्या करें इस इन्फॉर्मेशन के साथ? नेक्स्ट स्टेप क्या है पेशेंट के लिए? एक पॉइंट मैं यहाँ और आपके ऐड करना चाहूँगा कि जो माइल्ड टू मॉडरेट वाले पेशेंट हमारे पास प्रैक्टिकली आते हैं क्लिनिक पे, तो हमने क्या नोट किया है कि जो डैंड्रफ उनके बालों पे गिरता है तो उनके वो नाक के इस एरिया में रुक जाता है, और पेशेंट हमारे पास सिर्फ इसीलिए आते हैं कि डॉक्टर देखना ये बहुत रेड हो गया और पिछले 6 महीने से ये रेडनेस खत्म ही नहीं हो गई, और मूंछों के अंदर भी हल्के हल्के वहाँ पर पैचेज जो शुरू हो जाते हैं, वो स्कैल्प से गिरे हुए सोराइसिस के वो पैचेज होते हैं, उसको भी हम सेकंड स्टेज में ही कहते हैं, क्योंकि अगर इस स्टेज पे उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो यहाँ पर काले रंग का धब्बा पड़ जाता है चेहरे के ऊपर। तो इसलिए इसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। जो आपसे कह रहे हैं, जो आप मेडिसिन की हिस्ट्री पूछ रहे थे कि पेशेंट को हमें ट्रीटमेंट क्या करना है, जैसे आपके दर्शकों को ये क्लियर हो गया है कि उनकी स्टेजेस क्या हैं, क्या वो माइल्ड स्टेज में है, क्या वो मॉडरेट स्टेज में है, या वो सीवियर स्टेज में है। कायाकल्प पे जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो इन स्टेजेस को ध्यान पे भी रख के किया जाता है, और साथ में इस चीज़ को ध्यान के रख के किया जाता है कि उसकी लोकेशन क्या है। क्योंकि क्या हो रहा है कि बहुत सारे पेशेंट आपको हमारे क्लिनिक पे ऐसे आते हैं जिनकी की डिजीज सिर्फ पाल्मोप्लांटर सोराइसिस मतलब हाथ पैर तक ही सीमित रहती है। जी। वो आगे क्या बोलेंगे, डॉक्टर साहब बालों में थोड़ा डैंड्रफ आता है लेकिन हाथ और पैर कट रहे हैं। ऐसे पेशेंट में हमारी जो एनर्जीज हैं वो सारी फोकस होती हैं, हम उनका हाथ के कट्स को किसी तरह ठीक किया जाए। तो उनमें हम ऑयल एप्लीकेशन, सॉर्कर ऑयल हमारा है, सॉर्कर ऑयल की एप्लीकेशन पेशेंट को करवाते हैं और 15-20 मिनट सन एक्सपोजर कराने को बोलते हैं। और लेकिन डॉक्टर साहब इस सबसे पहले अगर हम बात करें कि ट्रीटमेंट ले कैसे सकता है पेशेंट, जो मान लो पेशेंट बैंगलोर में हमारी वीडियो देख रहा है या जो महाराष्ट्र में ये वीडियो देख रहा है, तो वो कैसे हम तो संपर्क करेगा? हाँ डेफिनेटली, जो आपने ये पॉइंट रेज किया, क्योंकि जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया जी, तो जो पेशेंट अपना फोटोग्राफ हमें भेजते हैं तो वो जो सडन स्टॉपेज ऑफ स्टीरॉइड करते हैं जब, तो उनके डिजीज का बढ़ने का थोड़ा सा फ्लेयर अप हो जाता है स्टेरॉइड एकदम बंद करने से। एकदम डेफिनेटली आपने ठीक बोला। तो हमारे क्लिनिक पे डॉक्टर्स जो हैं वो रिव्यू करेंगे आपकी सारी हिस्ट्री को, और उसको देखते हुए आपकी मेडिसिन तैयार करके आपको मेडिसिन घर में पहुंचा दी जाएगी। अच्छा, तो मतलब व्हाट्सएप पे ही सारा काम हो रहा है, पेशेंट ने हाई का मैसेज शेयर किया, पेशेंट ने फोटोज भेजी और उनके डॉक्टर से बात हो गई और मेडिसिन घर पहुंचा दी। डेफिनेटली, बिल्कुल ठीक। उसका कारण क्या है कि ये 30 सालों से रिफाइंड और प्रैक्टिकल हमने ये रिफाइन कर चुके हैं, इसमें हिट एंड ट्रायल नहीं है। ये डेफिनेटली जैसा हम बता रहे हैं ये ऐसा ही होता है। आप ऑयल लगाते हैं, आप सन एक्सपोज करते हैं, आप मेडिसिन मंगवाते हैं, और डेफिनेटली वो 3 मंथ्स के अंदर हम आपको गाइड कर देंगे कि इतने % रिकवरी आएगी, तो डेफिनेटली उतने % ही रिकवरी आ जाएगी। पेशेंट को एक्जैक्टली पता है कि मुझे 3 महीने में इतनी रिकवरी आएगी या 2 महीने में, ये सारा बता पाते हैं। डेफिनेटली यही कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो इसी नोट पे मैं एक पेशेंट की जर्नी शेयर करना चाहूँगा कि कैसे उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे एक हाई का मैसेज शेयर किया, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी। तो ये पेशेंट ने हमें हाई का मैसेज शेयर किया व्हाट्सएप पे। आप इनके काफ की फोटो देखें, काफ पे कैसे डॉक्टर साहब आप भी देखो कैसे काफ पे इतना बड़ा इनका रेज्ड एक पैच है जिसके ऊपर की सफ़ेद रंग की पपड़ी भी निकल रही थी, और पेशेंट बहुत परेशान रहता था क्योंकि वो काम नहीं कर पाता था, सोने में खुजली होती थी, वो सो नहीं पाते थे, बहुत फ्रस्ट्रेशन रहती थी उनको, है ना। इन्होंने हमें फ़ोटो भेजा, तो उसके बाद हमने इनसे सारी हिस्ट्री ली कि क्या क्या ये मेडिसिन ले रहे हैं, क्या क्या ये ट्राई कर चुके हैं, इससे पहले कोई स्टेरॉइड तो नहीं ले रहे हैं, हफ्ते में छोटी गोली एक बार खाने वाली तो नहीं ले रहे हैं। ये सारा जब हमने उनसे पूछा, उसके बाद हमने इनको पर्सनलाइज ट्रीटमेंट बना के, जैसा आपने बताया, भेजा हमने इनको, और हमने इनको कुछ परहेज बताए। वो सारा करने के बाद इनके 3 महीने बाद ही आप ये फोटो देखें, ये आफ्टर की फोटो है, इसमें कुछ काले धब्बे बच गए हैं जिसको कि हम एक्चुअली पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन कहते हैं। लेकिन सॉर्क्यूर ऑयल की एप्लीकेशन से और टाइम के साथ, सन एक्सपोजर के साथ, ये भी जो है कलर पूरी मैचिंग हो जाती है। तो ये पेशेंट को मैं वही बताना चाह रहा हूँ हमारे व्यूअर्स को कि जैसे डॉक्टर साहब एम्फसाइज कर रहे हैं कि 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो एकदम साइंस में डिस्टिल हो गया है, वहाँ पे कोई हिट एंड ट्रायल करने की जरूरत नहीं है।
पेशेंट दूरी अब वो बाधा नहीं रही है इलाज कराने में। दूर के पेशेंट भी जो है सिंपली हमसे इंटरनेट के थ्रू या ऑनलाइन ट्रीटमेंट के थ्रू जो है अपना घर बैठे बैठे उपचार करवा सकते हैं। तो ये था गाइस आज का पॉडकास्ट, जहाँ पे हमने बात करी एक तो किस टाइप के सोराइसिस हो सकते हैं और एक नॉर्मल इंसान को कैसे चले पता कि उनका सोराइसिस माइल्ड है कि मॉडरेट है, किस स्टेज पे वो हैं और ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं। इसी के साथ हमने एक पेशेंट की जर्नी भी शेयर करी और आपको बताया कि कैसे आप काया क्लब ग्लोबल को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कैसे उनसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैं फिर से अपने व्यूअर्स को ये अर्ज करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सकता है किसी और इंसान के ये काम आ जाए जिसको सोराइसिस हो। इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आने वाले कुछ हफ्तों में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और भी बातें हैं। हम सोराइसिस की डाइट, सफ़ेद दाग की डाइट, इसके ऊपर और डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ एक क्वेश्चन हमसे पूछिए जिसको हम अगले वीडियो में आंसर करेंगे। थैंक यू।